तो यहाँ पे एक बोर्ड है जो कि डेड है और ये कौन से कंपनी का है ये तो हमें आइडिया नहीं है। तो इसे देखते हैं पहले कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि ये पिघल चुका है और इसमें फ्यूज भी उड़ा है, साथ में ये डायोड जो हैं ये भी उड़ चुके हैं और इसकी आईसी का क्या कंडीशन है ये तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। चलिए इसे देखते हैं। किसी भी कंपनी का बोर्ड हो, जो हमारा तरीका है हम उसी तरह से देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो लाइन फिल्टर है ये हीट हो चुका है। तो हीट होने का मतलब है कि जब इसके अंदर करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो ये हीट होगा ही होगा। और कैपेसिटर भी कुछ फूगा फूगा लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कैपेसिटर तक, जैसे कि हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि इस कैपेसिटर तक आपको 320 वोल्ट लाना ही है और उसके लिए इस लाइन यानी इसके बीच में कितने कंपोनेंट होते हैं। जैसे फ्यूज रहेगा, फ्यूज के बाद फिर न्यूट्रल और फेज लाइन से लगा हुआ एमओवी होगी, फिर 2 कैपेसिटर और इसके बाद ब्रिज जो कि यहाँ पे बुरी तरह से जल चुके हैं और फिर कैपेसिटर पे जाएगी। तो कैपेसिटर पे 2 तरह से जाती है। यहाँ पे एक एनटीसी है। तो एनटीसी किस लिए लगता है कि डायोड के सेफ्टी के लिए। जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज रहता है जिसमें हम पावर देते हैं इसमें, तो करंट ज़्यादा फ्लो होती है तो उस समय ये रेजिस्टेंस का काम करती है और जैसे जैसे इसके अंदर से करंट फ्लो होता है ये हीट होती है। तो फिर करंट को पहले तो स्लोली जाने देगी, जैसे ये हीट होना शुरू होती है तो इसका वैल्यू कम होने लगता है जिससे ये फास्ट करंट देती है। फिर यहाँ पे तब तक करंट बन जाता है, तो इसलिए रहता है ये। तो हमें सबसे पहले तो इन डायोडों को हटाना है और इसके बदले में दूसरे डायोड लगाएंगे। उससे पहले इसकी सॉर्टिंग वगैरह चेक करनी होगी कि कहाँ कहाँ पे सॉर्टिंग है। तो चलिए, और इस तरफ देख ही रहे हैं कि जला हुआ है, तो हम पहले इसे कुरेद करके साफ़ करेंगे क्योंकि यहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में हमें तो ये लग रहा है कि हमारी आईसी जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी पड़ी होगी, ये डैमेज नहीं होगी। उसके पीछे का कारण क्या है वो आप समझ रहे होंगे। सबसे पहले फ्यूज लगता है, फ्यूज के बाद हमारी एमओवी लगती है, एमओवी के बाद हमारे 2 ये फिल्टर और एसी फिल्टर। तो एसी फिल्टर हीट हुआ है, डायोड उड़े हुए हैं, तो इसके बाद डायोड का ही नंबर आता है और इसके बाद कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर से होकर के जाती है। तो यहाँ पे सॉर्टिंग पहले हुआ है, यानी यही कारण होगा जिसकी वजह से डायोड शॉर्ट हुआ होगा। एक भी शॉर्ट होगा उसमें तो करंट को ज़्यादा फ्लो कराएगा। इसके बाद एक के बाद एक करके धड़ाम धड़ूम होना शुरू होगा तो फ्यूज भी उस लाइन में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम रिमूव करते हैं इसे। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव पॉइंट है ये सड़ चुका है, यानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो ये भी ऐसे ही है। मैंने इधर से कुरेद तो दिया लेकिन संभावना है कि ये शॉर्ट हो सकता है। तो पहले हमें इसे क्लीन करना होगा, तब भी हम जा कर के इसे वापस लगाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम यहीं तक लग रहा है। हमारी आईसी सेपरेट बिल्कुल स्पष्ट दिख रही है कि इसमें कुछ हुआ नहीं है। तो दिखने के लिए तो दिखता है, लेकिन चलिए पहले हम इसे क्लीन करेंगे और डायोड, सभी डायोड को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो कभी भी जो है ना पीसीबी या ऐसी अगर जली हुई पीसीबी आए
तो ऐसा नहीं करना है कि बस जो दिखा वहीं से बदलना शुरू कर दीजिए, ऐसा मत करिए, क्योंकि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। और अगर जो छेड़ी हुई पीसीबी है तब तो बिल्कुल और सतर्क रहना है, क्योंकि कई बार आप लोग जब भी पूछते हो तो कई लोग ऐसे स्थिति में होते हैं कि उस पीसीबी को रिपेयर करने के लिए सारे सामान डाल चुके होते हैं, लेकिन पता चलता है कि उसका तो एमसीयू ही गया है। तो जब एमसीयू ख़राब रहेगा तो आपका सब रिपेयरिंग फालतू जाएगी, क्योंकि एमसीयू मिलेगा नहीं। और एमसीयू जो होती है, जब ये कंपनी बनाती है तो अपनी उसके अंदर कोडिंग करती है, अपना प्रोग्राम रखती है, तो फिर उसे निकालना, कॉपी करना या खुद प्रोग्राम कर लेना, इतना तो सबके बस की बात नहीं होगी। तो इसके लिए जब भी इस तरह के पीसीबी आए तो आप पावर अलग से यहाँ पे देखेंगे तो इस SMPS पे, यानी जो सप्लाई बन रही है, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे एक सप्लाई यहाँ पे बनी हुई है, यानी ये 12 वोल्ट और 5 वोल्ट का यहाँ पे 78M05 एक रेगुलेटर लगा हुआ है। तो 12 वोल्ट से ही ऑपरेट हो रही है, तो 12 वोल्ट आप डायरेक्ट यहाँ पे दे करके बाकी इसकी आवाज़ जो है वो सुन सकते हैं रिले की। तो ही करिए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मेन फेलियर इधर ही है। तो एक साथ में कई फेलियर नहीं होगा। और अगर ये शॉर्ट होता है तो ये होगा कि चलो ठीक है, इधर से ओवरलोड के वजह से हुआ है, लेकिन इधर शॉर्टिंग नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे बीप सुनाई देगी आपको, तो यहाँ पे देखिए नहीं है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे तो दिख रहा है कि ये कैपेसिटर ख़राब है और फूगा हुआ है, तो उस कंडीशन में तो ये होगा। और ये पूरा सड़ चुका होगा, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही होगा। मेरी एक आदत है, बहुत पहले से मैं ये करने लगता हूँ, यानी इसको फैला ही देता हूँ पूरा, देखने के लिए कि इसके अंदर कंडीशन क्या हो गई है। और कभी भी कैपेसिटर अगर आप चेंज करते हैं और लगता है कि उसके चेंज करने से हो गया है, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। जैसे इसे खोलेंगे तो आपको साफ एकदम स्पष्ट मालूम पड़ेगा इसके अंदर कोई ऑयल नहीं रह गया है, यानी ये कैपेसिटर पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुका था और इसी के वजह से अभी कोई ऑयल नहीं है इसके अंदर, इस तरह का कोई ऑयल है ही नहीं। तो ये तो ख़राब होना ही है। चलिए, ये तो इंटरनली बात हो गई, कौन इतना करने जाता है। लेकिन एक ऐसे करने से ये हो जाता है कि हाँ 100% हम सही रास्ते पे हैं। और कभी कभी गलत भी होता है, क्योंकि कैपेसिटर तो आपने काट दिया, लेकिन ये इधर नहीं होता है। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आती है जब हम अभी मान लेते हैं कि ये इन्वर्टर की पीसीबी है, जैसे होता है ना कि सब कुछ सही होते हुए भी नहीं चलता है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि सब कुछ सही होते हुए भी वोल्टेज भी सही है, वोल्टेज भी उसके परफेक्ट हैं सभी, और नहीं चलता है। सारे वोल्टेज जितने भी रहते हैं वोल्टेज, वो सब होने के बाद भी नहीं चलता है। तो फिर क्या करते हैं? फिर जो अपना नियम है वो लगाते हैं, मालूम पड़ जाता है। तो इस तरह से करना पड़ता है कभी कभी। तो सबसे पहले तो ये जो सड़ा हुआ जो पार्ट है, इसे यहाँ से रिमूव करना ही होगा। नहीं करेंगे तो फिर ये स्पार्क करेगा, क्योंकि जब भी जलता है कोई चीज़ तो कार्बन छोड़ेगा, और कार्बन जो होता है करंट का
यानी वोल्टेज का सुचालक होता है। सुचालक बोले तो उसमें से करंट फ्लो होती है, तो निकाल दीजिए चलेगा। पिन को जो इसकी पिन है हम डायरेक्ट यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे और इसके ट्रैक बना भी लेंगे, लेकिन परफेक्ट होगा। थोड़ा सा भद लगेगा, इसमें ग्लू गम डाल लेंगे, वही वॉशिंग मशीन में जो रिपेयर करते हैं वो डालेंगे। तो चलिए इसे मैं कट कर दिया। अब यहाँ पे डायोड जो हमें SMD लगाना है, तो जैसे कि जानते हैं कि यहाँ से अभी ये भी चेक करना होगा कि ये सही सलामत है कि इधर भी शॉर्टिंग है, तो सही ही होगा मेरे समझ से। तो ये हमारा MOB है, तो MOB पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। आप बीप सुनिए, मीटर मत देखिए, क्योंकि मीटर तो दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जो है थोड़ी लाइट आपको चमक आती होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी इस तरह का सेटअप नहीं है। अब इसको फिल्टर में डायरेक्ट होना चाहिए इस तरह, तो हमारा फिल्टर सही माना जाएगा। तो ये सही है, ये अभी सही है। अब यहाँ से ये जाएगा डायोड के लिए, और देखते हैं कि डायोड पे ये जो पॉइंट आ रही है अभी बीच में, यहाँ पे देखिए तो ये NTC लगी हुई है। तो NTC को चेक कर लेते हैं। तो ये अभी सही है, क्योंकि ये हमें मीटर में शो कर रहा है। तो दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये मीटर है, ये मीटर पर मैं चेक कर रहा हूँ तो शो कर रहा है, ये इस तरह से। तो काफ़ी है, ठीक है, ये काफ़ी है, इतना इससे काम चल जाएगा। और अगर डिजिटल से देखते हैं तो डिजिटल में इसका वैल्यू अभी कितना शो कर रहा है वो भी बता देता हूँ आपको। 28 ओम्स शो कर रहा है, तो सही है, वो भी सही है। तो अब हम इसे लगाते हैं, और ये ट्रैक पे जो कट गया है अभी टूट चुका ना, ये ट्रैक तो टूट गया, तो कोई बात नहीं है। ये आ रही है हमारी पॉजिटिव लाइन जो कैपेसिटर के लिए आएगी। ये और यहाँ पे एक ये जो लगा हुआ है रेजिस्टेंस, ये और ये हाई मान के रेजिस्टेंस हैं। तो इनका काम आप जानते ही हैं कि किस लिए है, पॉजिटिव लाइन से लगा हुआ है। और ये डायोड है, तो वही जो करंट बने, यानी वोल्टेज जो बनेगा रिवर्स में इस कॉइल के ज़रिए, उसे वापस भेजने के लिए, यानी उस वोल्टेज को दबा कर रखने के लिए। वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये आपका ख़राब हो जाएगा। ये सोल्डर भी गया। तो चलिए आज इसी सोल्डर से काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायोड ले लेता हूँ, SMD डायोड। तो यहाँ पे डायोड है, SMD डायोड मिल जाता है आसानी से। तो यहाँ पे इसमें भी वो चीज़ रहता है जो गरारी जो बोलते हैं ना, वो गरारी इसमें भी रहती है। आप देखेंगे तो इसमें दिखेगा, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी दिख रहा होगा आपको, ये वाले में। देखिए, तो ये वाइट कलर की जो पट्टी है, ये अभी यहाँ पे हम आसानी से जो एरो दिख रही है, ये इस तरफ रहेगा।
तो हम सारे के सारे बिठा लेते हैं और सभी एक ही तरफ हैं, तो एक तरफ ही बिठाना होगा, तो हम सबको उसमें बिठा लेते हैं। और कैपेसिटर जो है हमारे पास, वो कैपेसिटर ले लेते हैं। उसके साथ साथ में एक और चीज़ चेक कर सकते हैं, इसकी जो ड्रेन और सोर्स है उसे भी आप चेक कर सकते हैं सॉर्टिंग के लिए। तो मैंने अभी चेक नहीं किया है। देखिए मेन चीज़ है, अगर आपको जानकारी है तो आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। चलिए मैं इसको बिठा लेता हूँ, फिर देखते हैं आगे। तो यहाँ पे कैपेसिटर हमारे पास ये है, ठीक है, 450-68 माइक्रोफैरेड, और इसमें जो पहले कैपेसिटर लगा था ये 522 माइक्रोफैरेड। तो चलेगा, क्योंकि अपने पास छोटा मान का है इससे 22 से, और ये थोड़ा ज़्यादा है। ज़्यादा क्या है, 3 गुना ज़्यादा है, लेकिन ये ठीक है। तो मैं इसको ही यहाँ पे इस तरह से लगा दूँगा, क्योंकि इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, इतनी हाइट होनी चाहिए। तो मैं ऐसे करके लगा दूँगा इसे, और फिर इसे चेक भी करते हैं। तो एक पहले ट्रैक, ये ट्रैक डायरेक्ट यहाँ तक आएगा, तो इसे भी जोड़ना है। तो चलिए मैं इसे जोड़ने के बाद, तो यहाँ पे मैंने इस कैपेसिटर को यहाँ पे लगा दिया, और देख रहे हैं, और पीछे साइड से अभी ये ट्रैक टूटा हुआ है, तो ये भी आएगा पॉजिटिव में। तो यहाँ पे मैंने इसे जॉइंट कर दिया, यानी पॉजिटिव लाइन जो ट्रांसफार्मर में जाती है, इसे मैंने जॉइंट कर दिया। और फ्यूज जो है इसका पूरी तरह से फट चुका है। तो अभी यहाँ पे फ्यूज तो अपने पास नहीं है, तो डायरेक्ट हम इसे चालू करते हैं। एक वायर यहाँ लगाएंगे और एक वायर यहाँ लगाएंगे, जो कि फ़िल्टर पे ही जा रहा है। ये एसी फ़िल्टर है जो देख रहे हैं आप। तो एक यहाँ वायर लगा देता हूँ, एक यहाँ, तो हमारी सप्लाई बन जानी चाहिए। तो चलिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ इस। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों वायर को, और इसे अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा रेगुलेटर है, तो इस पे ही सप्लाई आएगी। तो पहले हम पावर को ऑन करते हैं, पावर ऑन कर दिया, और वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए तो 13 वोल्ट बन चुके, इस जगह पे 13 वोल्ट बन गए, यानी हमारे इस पे। और दूसरी पिन पे हम यहाँ पे देख लेंगे तो हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। तो यह भी वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट है। यहाँ पे लाइट ही ऐसी पड़ रही है यहाँ पे। और इसमें और कुछ तो है नहीं। जब पावर सप्लाई बन गई तो ये अभी परफेक्ट वर्क करेगा, क्योंकि एक साथ में कई फॉल्ट नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे तो अब बोर्ड में लगने के बाद ही होगा कि किधर क्या कनेक्शन है, क्योंकि जो आउटडोर में काम करते हैं उनको मालूम है, और आप लोग को भी मालूम है कि मैं ज़्यादा टाइम से इस लाइन में नहीं हूँ, तो इसके लिए सारी जानकारी तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन अभी रिले की आवाज़ आई तो यानी ये बोर्ड वर्किंग पे हो गया है। तो बस थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जानकारी आप रखिए तो आसानी से कर सकते हैं। इसमें मैं गिरा देता हूँ ग्लू, पावर को करता हूँ बंद, वरना हाथ इसमें चला जाएगा। तो इसमें ग्लू गम गिरा देता हूँ मैं अभी। इस बोर्ड को रिपेयर करना कोई अलग से ऐसा नहीं है। इसमें क्या जानकारी आपको पता करनी होती है या उसे सीखना होता है, वो होता है ये चीज़ कि किस में कौन सी पॉइंट लगी हुई है। आप अगर जो इंडोर में जैसे रिपेयरिंग का काम करेंगे तो उस समय आपको ये पता करने के लिए
इसकी बनावट डायग्राम को खींचना होगा, तो आपको स्पष्ट मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे किस लिए ये बना हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो इससे पल्स निकलने वाली होगी उसे ऑफ ऑन कराने के लिए। तो ऑफ ऑन या तो कोई इसकी जो अलग बाहर जो डिवाइस होगी उसे चालू करने के लिए, बंद करने के लिए हो सकते हैं, या जो कुछ भी हो उसको ऑफ ऑन कराने के लिए। तो ट्रांजिस्टर बोले तो स्विच हो गया, वैसे ही यहाँ पे लगे हुए हैं वो उसका भी काम वैसे ही होगा। तो या तो ये बढ़ाने के लिए हो सकता है, यानी सिग्नल जो कम होंगे उनको बढ़ाने के लिए होगा। अगर इधर से सिग्नल देंगे तो हम ऐसे ही जानते हैं और ऐसे ही समझाते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब बेसिक रूल पे ही है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें क्या है, कहीं कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या हुआ, पावर सप्लाई ख़राब थी। पावर सप्लाई अगर आप, मैं इसीलिए बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ कि पावर सप्लाई अगर जो आपको सही करने का तरीका मालूम हो गया तो आप अपने आप को 50% मैकेनिक मान सकते हैं। 50 नहीं 60%, क्योंकि किसी भी सिस्टम को चलने के लिए पावर सप्लाई चाहिए। और पावर सप्लाई जब आपको मालूम हो जाएगी तो अब रह जाता है सेक्शन को जानना। तो उसमें कितने सेक्शन बने हैं, क्या बने हैं, अब इस आईसी के अंदर क्या प्रोग्राम है वो तो हम नहीं जान सकते, लेकिन इससे निकलने वाली पल्स को देख करके हम बता सकते हैं। इससे निकलने वाली पल्स के द्वारा बनाया हुआ जो अलग सेक्शन जोड़ा हुआ है, इसे देख करके हमें पता चल जाएगा कि ये किस काम के लिए है। तो इस तरह से है, ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो पहले हम इसमें ग्लू भर देते हैं, क्योंकि ऐसा ठीक नहीं लग रहा है और ऊपर से स्पार्किंग भी हो सकती है। तो वही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेशली तो यही रहेगा ना, जब काम ही यही है तो यही रहेगा। इसी को दबा दबा के भरेंगे। बस हो गया काम अपना ख़त्म। तो इस तरह से आसानी से हो जाएगा। हाँ, अगर जो अभी आप सीखने के लिए हैं तो सीख सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैंने चालू कर रखा है और ज़्यादा अभी नहीं आए हैं। ज़्यादा बोले तो अभी हम पावर सप्लाई पे ही हैं, और किसी भी बोर्ड की पावर सप्लाई सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो मैं उस पावर सप्लाई को कैसे रिपेयर करेंगे और किस तरह से काम करता है, वही अभी चल रहा है सेक्शन। तो अगर आपको सीखना है तो आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप कॉलिंग कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, अगर मैं टाइम रही तो मैं बात कर लूँगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।